मध्य प्रदेश से बहुत बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ब्लैक फंगस की दवा बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत का सपना यही है और आज हम इसका उत्पादन शुरू करने जा रहे हैं। इससे हमें कोविड-19 से लड़ने की क्षमता भी मिलेगी और लोगों को दवा भी सही समय पर उपलब्ध हो पाएगी। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं कार्यक्रम के समारोह में। बल्कि समाजसेवी और जनसेवक हैं और कोविड के क्राइसिस के दौरान प्रदेश स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य के नाते उनकी सलाह और मार्गदर्शन सदैव मिलता रहा है। बी चंद्रशेखर जी, कमिश्नर जबलपुर, डॉक्टर राजेश बी धीरवानी जी, डायरेक्टर JHRC डॉक्टर राजीव सक्सेना जी, संस्थापक रेवा की ओर, डॉक्टर नीति भारद्वाज जी, सह संस्थापक रेवा की ओर आज उपस्थित नहीं है, लेकिन जिन्होंने बहुत रुचि से इस इंजेक्शन को बनवाने की व्यवस्था जबलपुर में हो जाए उसके लिए गंभीर प्रयास किए। ऐसे सांसद श्रीमान राकेश सिंह जी, उपस्थित हमारे सभी मित्रों, आज जब इस कार्यक्रम में मैं आपके बीच उपस्थित हूं तो मेरा मन गर्व से भरा हुआ है, गौरव से भरा हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया। मध्य प्रदेश ने तय किया आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। हमने एक रोड मैप बनाया और अनेकों चीजों में, उसके विस्तार में आज मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर कैसे बने। अधोसंरचना की दृष्टि से, शिक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से, अधोसंरचना के साथ साथ अर्थव्यवस्था और रोजगार की दृष्टि से, गुड गवर्नेंस की दृष्टि से, और लगातार उसके लिए रोड मैप बना के हम काम कर रहे हैं। हम जानते हैं पिछले कुछ दिन हमारे लिए बहुत कठिनाई से गुजरे हैं। हमारे प्रदेश के लिए, अपने जबलपुर के लिए, देश के लिए कोविड के महासंकट का सामना करते हुए हमने मानवता के, पीड़ित मानवता के असीम कष्ट को, दर्द को और तकलीफ को देखा है। कोविड की दूसरी लहर पहली लहर से कई गुना ज्यादा खतरनाक थी और इस लहर में ही हमको कोविड से संबंधित जो बीमारियां हैं उनकी दवाएं, अब कई बार रेमडेसिविर का नाम नहीं जानता था कोई, अब रेमडेसिविर इंजेक्शन, इसका नाम हर जुबान पर है। एम्फोटेरिसिन बी हमने कभी जरूरत ही महसूस नहीं की थी, पहली बार व्यापक पैमाने पर जरूरत पड़ी ब्लैक फंगस के इलाज के लिए। आज कोविड की दूसरी लहर को हमने थाम लिया है। मध्य प्रदेश में संक्रमण नियंत्रित है। कल के जो हमारे टेस्ट हुए, टेस्ट हम 75,000 के आसपास करते हैं, उसमें पॉजिटिव केवल आए कोई 34-35 के आसपास, और हमारे एक्टिव केस बचे केवल 800 के आसपास। लेकिन हम आश्वस्त होकर नहीं बैठ सकते। तीसरी लहर की आशंकाएं हैं, उसकी तैयारियां जरूरी है और हम हर स्तर की तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ खूब टेस्ट करेंगे ताकि संक्रमण जरा भी बढ़े तो पता चल जाए, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करेंगे, पॉजिटिव पाया गया तो आइसोलेट करेंगे, इलाज की व्यवस्था करेंगे, किल कोरोना अभियान चलता रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ अस्पतालों की व्यवस्था भी सुदृढ़ करेंगे। ऑक्सीजन बेड, ICU बेड,
बच्चों को खतरा हो सकता है, इसलिए हम क्या व्यवस्थाएं कर सकते हैं उसका इंतजाम। तो हमारी चिकित्सा सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण भी हम करेंगे और दवाइयों के मामले में भी, क्योंकि इस समय हमने भुगता है, रेमडेसिविर इंजेक्शन हो और बाद में ब्लैक फंगस जैसी बीमारी के प्रकोप को झेला है और उसी में इंफोटेरेसिन वी जैसे इंजेक्शन की महत्ता हम लोगों को समझ में आई। अब यहां ज्यादा उत्पादन होता ही नहीं था, जरूरत ही नहीं पड़ती थी ज्यादा। और इंजेक्शन भी अगर कोई पेशेंट से तो एक एक को, मुझे पहली बार जब ब्लैक फंगस से आमना सामने हुआ तब पता पड़ा कि 50 से लेके 60-70 इंजेक्शन भी लगते हैं एक पेशेंट को, और इंजेक्शन की उपलब्धता उतनी नहीं थी। इंजेक्शन के लिए कितने हम परेशान हुए ये हम जानते हैं, हमारी टीम जानती है। लेकिन सचमुच में कई बार आपदा भी अवसर बन जाती है। आज मैं रेवाक्योर लाइफ साइंसेज फैक्ट्री को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। या सबसे पहले तो इसलिए बधाई कि रेवाक्योर नाम है। रेवा मैया हमारी मां है जो हमें जीवन देती है, पानी देती है, बिजली देती है, सिंचाई करते हैं, पानी पीते हैं, जल पीते हैं। अब ये आपको मैं इसलिए विशेष रूप से बधाई दे रहा हूं कि अब डॉक्टर राजेश भी और राजीव सक्सेना जी, नीति भारद्वाज जी, कि आप रेवा मैया के नाम को नहीं भूले और आपने नाम रेवाक्योर लाइफ साइंसेज, ये जमीन से, जड़ों से जुड़ने का प्रमाण है आपका। और जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि जब ब्लैक फंगस हुआ तब इस दवाई का महत्व समझ में आया। अब एक तो दवाई बाहर से मंगवाए, लेकिन आपको बधाई, आपने बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जबलपुर में इंजेक्शन बनेगा और करके दिखा दिया। आज मैं सचमुच में गर्व से भरा हूं और मध्य प्रदेश की जनता की ओर से आपको हृदय से बधाई देता हूं, हृदय से साधुवाद देता हूं। प्रधानमंत्री जी भी ये चाहते थे कि हम हर चीज के लिए बाहर से क्यों मंगवाएं। फार्मा सेक्टर में वैसे भी मध्य प्रदेश में काफी अच्छा काम हुआ है, तो अपनी जरूरत की दवाइयां हम बनाएं और जरूरत पड़े तो एक्सपोर्ट करें हम। अब ये इंजेक्शन यही बनेगा और इसका नाम भी एम्फो रेवा आपने दिया है। मां रेवा के आशीर्वाद से ये लाखों लोगों की जिंदगी बचाएगा। ये जिंदगी का इंजेक्शन है जो आपने बनाया है और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि आप एंटी कैंसर इंजेक्शंस का निर्माण करने वाले मध्य प्रदेश की एकमात्र फार्मा कंपनी है। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर से सुसज्जित है और आधुनिक नैनो टेक्नोलॉजी आधारित इंजेक्शन का उत्पादन भी इकाई में किया जा रहा है। हम जो कुछ बनाए वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरना चाहिए और मुझे इस बात से भी प्रसन्नता है कि रेवाक्योर WHO और यूरोपियन GMP सर्टिफाइड कंपनी है जो फार्मा की उच्चतम गुणवत्ता का मानक माने जाते हैं। और जैसा भी बताया जा रहा था कि कीमोथेरेपी इंजेक्शंस जो आप बनाते हैं, सिप्ला, इंटास, केडला फार्मा, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी आदि द्वारा देश विदेश में बेचे जा रहे हैं।
मैं एक बार फिर आपको बधाई देता हूं। मेरे चिकित्सा शिक्षा मंत्री साथ बैठे, अभी हम लोग विचार विमर्श कर रहे थे कि जो कुछ गंभीर बीमारियां हैं जिसमें कैंसर भी सम्मिलित है, कैंसर हो, कुछ और गंभीर बीमारियां हो, चाहे वो हार्ट की हो, किडनी की हो, कई बार किडनी ट्रांसप्लांट, लंग्स ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट होते हैं। अनेकों प्रकार की ऐसी गंभीर बीमारी जो होती कम लोगों को लेकिन जो बहुत महंगी है, उनके लिए एक अलग नीति हम बना रहे हैं ताकि उनका इलाज गरीब और मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग आसानी से करा पाए। और इसलिए हमने ये फैसला भी किया कि हम एक नई फार्मा नीति भी बनाएंगे ताकि इन बीमारियों की दवाइयां मध्य प्रदेश में ही हम बना सकें। और यथासंभव, जैसे आपने इस इंजेक्शन के बारे में किया है कि गुणवत्ता श्रेष्ठ है लेकिन कंपैरेटिवली सस्ता भी मिलेगा, तो हम अपने पेशेंट्स को सस्ती लेकिन उच्च गुणवत्ता की दवाइयां उपलब्ध करा पाए, इसका प्रयास भी हम करेंगे। मैं एक बार फिर आपका अभिनंदन करता हूं। इतने कम समय में आपने प्रथम उत्पादन रेबाक्योर लाइफ साइंसेज के द्वारा करके दिखा दिया। ये सचमुच में बहुत संतोष का विषय है, आनंद का विषय है। इंजेक्शन के लिए अब भटकना नहीं पड़ेगा, न केवल मध्य प्रदेश, देश बल्कि देश और जरूरत पड़ी तो दुनिया में भी यहां से इंजेक्शन भेजा जाएगा। आप सबको धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और फार्मा सेक्टर में और भी दवाइयों के निर्माण के लिए आप आगे आए, इसकी अपील भी मैं करता हूं। जब मध्य प्रदेश की कोई फैक्ट्री इस तरह के उत्पादन को करती है तो निश्चित तौर पर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का हमारा संकल्प भी पूरा होता है। लोगों को रोजगार भी मिलता है और लोगों को जिंदगी भी मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों के लिए बने रहें, मैं अविनाश राजवंश। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, खबरें अभी बाकी हैं। दोस्तों, एक प्रार्थना, एक आवाज, एक आह्वान, एक संदेश, एक निवेदन, एक प्रार्थना, एक आवाज, एक आवाहन, एक संदेश, एक निवेदन। कोरोना वायरस इस महामारी ने पूरे संसार को अपने घेरे में ले लिया है। हजारों लोगों की मृत्यु हो चुकी है, लाखों लोग संक्रमित हैं। ये लोग कब ठीक होकर अपने घर पहुंचेंगे कुछ पता नहीं। स्थिति बहुत ही खराब है। पूरा संसार मृत्यु के दौर पर खड़ा है। 130 करोड़ आबादी वाला हमारा देश भी इस महामारी की चपेट में है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि हम सब मिलकर इस महामारी पर जीत हासिल कर सकें। व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, जितनी संभव है उससे कहीं ज्यादा, ताकि हम इस महामारी को समाप्त कर पाएं। सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि घर रहिए और सुरक्षित रहिए। डॉक्टर, नर्स, पुलिसकर्मी और लाखों लोग करोड़ों का जीवन बचाने का अथाह प्रयास कर रहे हैं। उनका सहयोग करिए, उनका साहस बढ़ाइए, उन पे पत्थर मत फेंकिए, ना ही उनके साथ अभद्र व्यवहार कीजिए, क्योंकि अगर वो नाराज हो गए और उन्होंने काम करना बंद कर दिया तो हम सब सिर्फ लाशों में तब्दील हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। आपको हमें शमशान पहुंचाने वाले भी नहीं मिलेंगे। अमेरिका, ब्रिटेन, इटली की तो हालत सबको पता ही है। तो प्लीज प्लीज भारत को अमेरिका और ब्रिटेन बनने ना दीजिए। माना कि आप हमसे नाराजगी है और हमें आपसे लड़ लेंगे ना, लड़ लेंगे एक बार ये महामारी खत्म होने के बाद। खरी खोटी सुनाएंगे एक दूसरे को खूब जम के। अरे अभी तो अपना जीवन बचा लो,
वरना ये घर, गाड़ी, पैसा, बच्चों के लिए जो नए कपड़े लिए थे उनके जन्मदिन के लिए, सब यहीं रह जाएगा। अभी भी वक्त है प्यारे, संभल जाओ, बचा लो मेरी और अपनी जिंदगी। जान है तो जहान है। त्योहार आ रहे हैं, मिलना नहीं है, मिलना है ना। प्रतीक्षा रहेगी तुम्हारी। एक प्रार्थना, एक आवाज, एक आवाहन, एक संदेश, एक निवेदन, एक प्रार्थना, एक आवाज, एक आह्वान, एक संदेश, एक निवेदन। तो दोस्तों, साथ दीजिए हमारा, हमें इस महामारी पर जीत हासिल करना है। जय हिंद। ट्विटर से विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज ट्विटर ने एक और बहुत बड़ी गलती कर दी। थवर्नम नाम के व्यक्ति ने इसको नोटिस किया और उसने इसको टैग किया। ट्विटर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग दिखाया गया। जब इस नक्शे का लगातार विरोध हुआ और इसका संज्ञान भारत सरकार ने भी लिया, उन्होंने ट्विटर को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया, लेकिन आनन फानन में ट्विटर ने अभी कुछ देर पहले ही उसे अपनी वेबसाइट से हटा दिया। आखिरकार लगातार ट्विटर इस तरह की गलतियां करता जा रहा है। इससे पहले शुक्रवार को कानून और आईटी मंत्री रविशंकर का अकाउंट 1 घंटे के लिए ट्विटर ने बंद कर दिया था। जब से भारत में आईटी का नया कानून आया है, तब से ट्विटर और सरकार का लगातार टकराव बना हुआ है। अब देखना होगा कि आखिर भारत सरकार ट्विटर के ऊपर कोई कार्रवाई करती है या नहीं। आखिरकार अगर आप किसी भी कानून के तहत आईटी और कानून मंत्री रविशंकर का अकाउंट बंद कर सकते हैं, तो भारत सरकार का कानून न मानने पर आप पे भी रोक लगाई जा सकती है। मैं चाहूंगा कि जनता इस पे अपनी राय जरूर दे। आखिरकार अभी तक ट्विटर को इंडिया में बैन क्यों नहीं किया गया? आखिर वो इंडिया के कानून क्यों नहीं मान रहा है? इन सवालों का जवाब ट्विटर को देना ही होगा। खबरों के लिए बने रहें। मैं अविनाश राजवंश। अभी खबरें बाकी हैं, कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं। सुनिए ना। सुन रहा हूं ना। आपको मेरा कितना ख्याल है। आज इस मौके पे जाके ना मुझे एहसास हुआ कि आप मुझे कितना चाहते हैं। अब ये दुआ मत करना ऐसे मौके बार बार आए। मगर आप इतने परेशान क्यों हैं? ये तो खुशी का मौका है ना। समझ नहीं आ रहा, मैं हंसू के रोऊं कसम। आप ये क्यों नहीं सोचते कि हम ना एक नई जिंदगी को जन्म देने जा रहे हैं। छोटी सी जान जब आपको तोतली आवाज में दादी दादी करके पुकारेगी, तो उसके साथ हम फिर से बच्चे नहीं बन जाएंगे? इस उम्र में ये बचपना ठीक लगेगा क्या पागल? आप हमेशा से बेटा चाहते थे ना, हो सकता है इस बार लड़का ही हो। हमारी बरसों की तमन्ना पूरी हो जाएगी। ये सब सोचकर कितना अच्छा लगता है। इस वक्त मैं ये सोच रहा था कि जब वो कॉलेज से निकलेगा तो मेरी उम्र 70 की होगी। दफा निकला, फेल होता रहा तो 5 साल और जोड़ लो। मैं तो तब तक सीताराम केसरी जैसा दिख रहा हूं। हमारा बेटा डफर क्यों होगा? वो तो आपकी तरह होगा ना, बुद्धिमान, होशियार और शक्ल सूरत से भी ठीक ठाक ही होगा। और हो सकता है उसके घुंघराले बालों जैसे आपके कभी हुआ करते थे। हुआ ही करते थे। सच कहिए, आपने कभी सोचा था ऐसे होगा? आज के जमाने में इस उम्र में ये बातें भला कोई सोच सकता है? अब आपको एक और बात बताओ, आप नाराज तो नहीं होंगे ना? जुड़वा है क्या? ये अभी से कौन कह सकता है? मैं ना तो कुछ और ही कहने जा रही हूँ। जैसे डॉक्टर भैया की क्लिनिक से मैं बाहर निकली ना, मुझे ऐसे लगा जैसे जवानी के दिन वापस आ गए। एक अरसे के बाद मैंने ब्यूटी पार्लर में कदम रखा। खुश खबर सुनाने के लिए मैं इतनी बेचैन थी कि मैंने सबको बता दिया। हेयर ड्रेसर एक गोरी सी लड़की थी, बहुत ही फनी बातें करती थी। वो पता उसने क्या कहा? क्या? देखिए, अगर आप बुरा मानने वाले तो मैं नहीं बताऊंगी। हाँ, उसने मेरे बारे में कुछ कहा? नहीं, खास आपके बारे में नहीं, यूं ही बस मजाक में। क्या कहा? देखिए, कुछ देर के लिए कीजिए कि आप एक ब्यूटी पार्लर में बैठे, आपके आसपास खूबसूरत खिलखिलाती औरतें बैठी हुई, जिनमें से एक आपके बाल सवारी। इमेजिन कीजिए ना। राधा, कभी मैं ब्यूटी पार्लर गया हूँ?
तो इमेजिन कैसे करूं? मैं भी तो कितने बरसों के बाद गई हूँ। आपने बताया नहीं मैं कैसी लग रही हूँ। मैं तब से देख रहा हूँ तुम अनस्टैंड बातें किए जा रही हो। उस लड़की ने मेरे बारे में कुछ कहा? उस लड़की ने ना हल्की सी सीटी मारी, गर्दन टेढ़ी की और कहा, बड़े मियाँ काफी शौकीन मालूम होते हैं। अभी भी काफी दमखम बाकी है। सारी औरतें हंस पड़ी, लेकिन सच पूछे तो वो आप पर नहीं हंस रही थी। सच पूछे तो कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया उसने आपको। मजाक की बात थी, लेकिन मुझे आप पर बहुत गर्व हुआ। सच आपको हंसी नहीं आ रही? हंस रहा हूँ मैं मनी मनी। ये हंस रहे क्यों, रो रहे? पता है मैं वापसी में क्या सोच रही थी? हमारा स्पेयर बेडरूम है ना, उसे हम बच्चे की नर्सरी में कन्वर्ट कर देते। उसमें हम झूला डालेंगे, कमरों को ढेर सारे खिलौने से भर देंगे, कमरे की सारी दीवारों को ना गुलाबी रंग देंगे। जो देखेगा बस कितना अच्छा होगा ना। बहुत ही अच्छा होगा यार, बहुत ज्यादा ही। लेकिन इसमें खर्च काफी होगा। अरे खर्चे की तुम लोग क्यों चिंता करते हो बच्चे? खर्चे के लिए भगवान ने एक मर्द बनाया, सारा झक मार के करेगा खर्चा। मुझे थोड़े रुपए ला के दीजिए ना शॉपिंग के लिए। थोड़े यानी कितने? 40-50। ये थोड़े मॉम्स, गौरी ने किचन में चूल्हा जलाया तो उसे हल्दी पाउडर नहीं मिल रहा है। मार से खींच के मारे और मार। कहाँ रखा है? अरे वही तो है। लेकिन वहाँ कहाँ? अरे बाबा किचन में। अरे लेकिन किचन में कहाँ? वो मसाले के डिब्बे के पास। मसाले के डिब्बे के पास? मसाले के डिब्बे। खाना तैयार हुआ कि नहीं? अभी तक शुरू कहाँ हुआ है? देखिए आज के ना मैं ही चली जाती हूँ किचन में। जल्दी आइए प्लीज। बिल्कुल नहीं, तुम्हें डॉक्टर पांडे ने आराम करने के लिए तुम वही करोगे। चलो यहाँ। वो तड़का, चलो फ्राई, चलो हल्का सा। चलो हाथ उसका न कम बखल लड़का लगना लड़की। अब यहाँ क्या खड़ी है बबली जाना? बबली मॉम आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? मैं बोलती हूँ बबली। आप भी? बबलू क्या हुआ? भूख के मारे पैर नहीं उठ रहे हैं। मेरी बात मानिए ना, आज के लिए मैं ही चली जाती। बिल्कुल नहीं, इन लोगों को काम करने की आदत पड़नी चाहिए। और आज के बाद रुपए पैसे काम काज की चिंता नहीं करना। इसके लिए Really? What to say? अरे आप ऊपर जा रहे हैं? मेरे ख्याल से सीढ़ियां ऊपर ही जाती। मैं चलूं आपके साथ? आओ ना। श्रीनगर से बहुत बड़ी खबर आ रही है। श्रीनगर में इस वक्त इनकाउंटर जारी है भारतीय सेना और आतंकियों के बीच में। पलिमपोरा और मलोरा में इस वक्त चल रहा है। जनता स्थानीय लोगों को बचाया भी गया और आतंकियों से मुठभेड़ अभी जारी है। इस मुठभेड़ में एक आतंकी मारा भी गया है। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। बताया जा रहा है कि एक असिस्टेंट कमांडेंट और सब इंस्पेक्टर और एक जवान घायल है। उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अभी भी मुठभेड़ जारी है। आशंका है कि 2 से 3 आतंकी अभी भी छुपे हो सकते हैं। बहुत बड़ी खबर है। श्रीनगर में अभी भी आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। और सेना लगातार सर्च ऑपरेशन भी कर रही है और मुठभेड़ भी लगातार जारी है। हम अपनी नजरें गड़ाए रखेंगे और आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। खबरों के लिए बने रहें। मैं अविनाश राजवंश। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं। देश में 1 जून से अनलॉक 1.0 के
की शुरुआत हो गई है, नाम भी बदल दिया गया है। लगातार लॉकडाउन चल रहा था सिलसिले वाले, उसी बीच ये बहुत बड़ी खबर है, अनलॉक अजी सुनती हो, इसको नाम दिया गया, लॉकडाउन खुल गया है आज से। मैं जरा नीचे टहल कर आता हूँ, कुछ चाहिए तो नहीं? अगर सैलून खुल गया हो तो मैं दाढ़ी और बाल कटा के आता हूँ। अरे कहाँ हो तुम? जो अभी कोरोना काल से सुन रही हो कि नहीं? अरे क्यों चिल्ला रहे हो? बाथरूम साफ कर रही हूँ, इसके बाद बर्तन धोऊंगी, फिर खाना बनाऊंगी, ठीक है? इतना गंदा करके रखा है बाथरूम। राज्य सरकार को क्या अच्छा किया जाएगा, राज्य सरकार को क्या तो मैं आता हूँ। अलग अलग पापा आप कहीं नहीं जाएंगे? वो धीरे धीरे सामने आए। आपको पता है अभी लॉकडाउन पूरी तरह से खुला नहीं है और बाहर खतरा ही खतरा है। स्क्रीन पर है, आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं लेकर आती हूँ, लेकिन आप बाहर नहीं जाएंगे। मैं जाऊंगा। 3 महीने घर में बैठे बैठे मैं पागल हो गया हूँ। देखो कैसी शक्ल हो गई है मेरी, थोड़े दिन में तुम लोग मुझे नहीं पहचानोगे। कितनी देर सोऊं, कितनी देर टीवी देखूं, कितना खाऊं? मैं होकर आता हूँ। हम भी तो 3 महीने से घर में बैठे हैं। हमारा भी मन करता है कि बाहर जाओ, दोस्तों से मिलो, उन्हें अपनी नई नई ट्यून सुनाओ, लेकिन मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ पापा। और पापा जब सब नॉर्मल हो जाएगा हम सब एक साथ बाहर जाएंगे। देखो तब का तब देखा जाएगा, अभी मैं नीचे टहल कर आता हूँ। अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं? घर में बैठे बैठे मुझे बहुत बेचैनी होने लगी है। अरे मैं मास्क लगा के जाऊंगा, सैनिटाइजर अपने साथ रखूंगा। पापा आप समझते क्यों नहीं? सीनियर सिटीजन और प्रेग्नेंट औरतों को घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं है, रिस्क बहुत हाई है। एक्सक्यूज मी, ना तो मैं अभी सीनियर सिटीजन हूँ और ना ही मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर भी आप बाहर नहीं जाएंगे? तुम लोगों ने मुझे घर में कैद कर रखा है। मैं पुलिस में तुम लोगों की रिपोर्ट करूंगा, तुम लोगों को गिरफ्तार करवाऊंगा। हंसो मत। क्यों रोक रहे हो तुम अपने पापा को? हाँ, क्यों रोक रही हो तुम पापा को? इन्होंने आज तक किसी की सुनी है जो आज सुनेंगे? सरकार चिल्ला चिल्ला कर कह रही है घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन नहीं, ये माने तब ना, इन्हें तो बाहर जाना है, सैर करना है, कोरोना वायरस को घर पर लेकर आना है। आप जैसे लोगों के कारण ना कोरोना इतना फैल रहा है। जाइए, बाहर जाइए, सैर करिए। मैं तो कहती हूँ अपने दोस्तों को गले लगा कर आइए। मम्मी प्लीज। पापा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा ठीक है, नहीं जाता हूँ। ज्यादा नाटक मत करो, ओवर एक्टिंग की दुकान। ये बताओ खाने में क्या बना रही हो आज? अभी तो कुछ नहीं बनाया, आप बोलो मैं बना देती हूँ। अरे कुछ भी बना लो, तुम जो भी बनाती हो अच्छा ही बनाती हो। अच्छा, मैं जो बनाती हूँ अच्छा बनाती हूँ। एक बार आपको ठीक है बता देती तो अच्छा होता। मैं एक काम करती हूँ, आज आलू के पराठे बनाती हूँ। नहीं, आलू के पराठे तो मैंने परसों बनाए थे। एक काम करती हूँ, गोभी के पराठे बनाती हूँ। नहीं, गोभी के पराठे तो मैंने बहुत दिन पहले बनाए थे, मुझे पता ही नहीं कैसे बनते। एक काम करती हूँ, मैं नाचनी की रोटी और मूंग की दाल बनाती हूँ। हाँ, ये सही है, मैं नाचनी की रोटी और मूंग की दाल बनाती हूँ। ठीक है, मैं तैयारी करती हूँ, नाचनी की रोटी और मूंग की दाल, नाचनी की रोटी मूंग की दाल, नाचनी की रोटी मूंग की दाल। जब तुम्हारी अम्मा को नाचनी की रोटी और मूंग की दाल ही खिलानी थी तो इतनी रामायण वाचन की क्या जरूरत थी? तो ये है हमारी परफेक्ट फैमिली। जब भी इस नाटक का शो हो तो देखने जरूर आइएगा। कब होगा? लॉकडाउन पूरी तरह खुलते ही हम यात्री सबसे पहले परफेक्ट फैमिली का ही शो करेंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए।